हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यूनिट 1 में यानी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चैप्टर 1 चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज मेरा बेटा इस पे सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ चार्ज के टाइप्स यानी चार्जेस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा, उसके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को इंडिकेट करती है। इसके अलावा दो मेथड और यूज करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो एक एक करके बेटा सिलसिलेवार देखते हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसे समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट जो छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं रिगार्डिंग एटम। एटम आप जानते ही हैं, एटम किससे मिलकर बना है। एटम बना है थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर कौन कौन से है फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कल मैंने लिखा ही था माइनस ई। यहां बता दूं, ई जो है कल के लेक्चर में हमारी बात हुई थी, ई इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज and its value is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। तो बच्चों यहां इसे बार बार ना लिखना पड़े, इसका शॉर्ट नोटेशन ई लिख दिया विच इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है माइनस ई। प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू तो यही है लेकिन साइन कैसा है पॉजिटिव। एंड न्यूट्रॉन हैज जीरो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। ठीक है, अब जैसे एटम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किससे बना है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है हम जानते ही हैं। जो एटम का सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। भाई जैसे मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, या कोई ऑफिस है तो उसका एक हेड ऑफिस होगा या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस जो होगा वो सारी की सारी एक्टिविटी वहीं से कंट्रोल होंगी। ऐसी एटम के अंदर जिसका हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, बीचों बीच, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां बड़े भारी भरकम लोग बैठते हैं जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारा इनकी चौकीदारी करके घूमता रहता है चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पे मैंने एटम को इंडिकेट किया है। भाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूमते हैं। न्यूक्लियस में कौन मौजूद है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, अब हमें पता ही है न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा है, जीरो, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है नेगेटिव। किसी भी एटम में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उतना प्रोटॉन का नंबर है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है उतना ही प्रोटॉन का नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है नेगेटिव है और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कोई एलिमेंट, एक इमेजिनरी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड मास नंबर।
क्या बोलते हैं इसको? मास नंबर। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। कैसे लिखेंगे इसको? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए मास नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको यहां चिपका देते हैं ए। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, इसे बेटा हम Z से शो करते हैं, विच इज इक्वल टू आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है और इसे कहां चिपका देते हैं? इसे यहां पर हम लिख देते हैं। तो एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है? यहां पर नंबर, आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम में कितने प्रोटॉन्स है गिन लीजिए उसको, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। अगर मुझे कहीं न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे कि भाई कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे बेटा मैं यहां पर A इज इक्वल टू N प्लस P लिख सकता हूं। P क्या है यहां पर? बेसिकली एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैंने क्या लिख दिया? N प्लस P की जगह Z पुट कर देता हूं, ये लिख देता हूं। नाउ N बिकम्स Z को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, N बिकम्स A माइनस Z। अगर आपको मास नंबर मालूम है, एटॉमिक नंबर मालूम है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस सब्ट्रैक्शन गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे मैं अब कोई एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। जैसे फिर से मैं एक इमेजिनरी, मान लो x ये लिख दिया और यहां लिख दिया 4n2। 4n2 ले लिया मैंने यानी लास्ट लेक्चर में भी ये हीलियम की तरह लिया था। हीलियम का जैसे न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल इंडिकेट किया। आज जनरलाइज कर देते हैं चीज को, 4n2। ठीक है, अब यहां पर मैं निकालता हूं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने हो गए? एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर Z के बराबर, विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों जो मास नंबर है A, ये कितना है? 4। एंड मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 4। हालांकि मैं जरूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख के दे रहा हूं यहां पर कि भाई अब यहां पर जैसे न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस P, और प्रोटॉन कितना है हमारे पास? 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो न्यूट्रॉन 2 आ जाएंगे। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं, बनाता हूं यहां पर कि भाई अब ये एटम किस तरीके से बनेगा? एटम न्यूट्रॉन्स नंबर, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑल्सो 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है, ये भी क्या हो गया? 2 माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेटा ये मेरे पास पूरा एक एटम तैयार हो गया। ठीक है, ना अब इस एटम के, अब बेटा यहां पे देखो मेरे पास ये एटम आ गया, ये एटम हो गया। अब जरा इसका पूरा नेट चार्ज निकाल दें। न्यूक्लियस में भाई कौन कौन बैठा है? न्यूट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन 2 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 2 हैं। मैंने ऑर्बिट के बजाय यहां नंबर लिख दिया। ठीक है बेटा, हम जानते ही हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? -e। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2 इंटू -e, दैट इज -2e। इतना हो गया। E यहां ध्यान रखिए, E क्या है? E इज इक्वल टू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और E माइनस है, इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज कर रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ चार्ज अब निकालते हैं कि भाई एक तो चार्ज यहां मिलता, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो बेटा यहां पे चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +e। देयर आर 2 प्रोटॉन्स, हेंस कि भाई चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन्स विल बी +2e। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि भाई चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना है? -2e। चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन्स +2e। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 है, तो चार्ज ऑन कितने न्यूट्रॉन है? 2। चार्ज ऑन 2 न्यूट्रॉन्स, ये कितना है? 0 के बराबर। एक पर 0 तो 2 पर भी 0, जितने भी न्यूट्रॉन हो 0 ही चार्ज होगा उस पर। ठीक है, अब मैं नेट चार्ज
नेट चार्ज ऑफ द एटम। अब इस एटम का नेट चार्ज निकालूं मैं। नेट चार्ज बेटा सभी चार्ज को मुझे प्लस करना होगा, जैसे विद साइन प्लस करना होगा। इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -2e, 2 प्रोटॉन पर चार्ज +2e, एंड न्यूट्रॉन चाहे तो 0 ही लिख दें। न्यूट्रॉन पर चार्ज 2, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0। तो बेटा यहां पे कितना आ गया, दे आर कैंसिल आउट 0। जानते ही हम एटम कैसा होता है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है। अब देखो कहानी असली अब यहां स्टार्ट होगी कि भाई चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा। ठीक है, अगर मान लो बच्चों मान लीजिए अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, बाहर फेंक देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहां बचे कितने, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया बाहर। अब यहां पर बचा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस केस में मैं पूरा नेट चार्ज निकालता हूं। तो अभी भी प्रोटॉन 2 है, तो चार्ज, नेट चार्ज, इस केस में नेट चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, 0। अभी भी 2 प्रोटॉन मौजूद है, तो +2e। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक बाहर चला गया, एक बाहर निकल गया, एक रह गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e, तो बच्चों यहां पर आ गया +e। इसका मतलब व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, या एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो वहां पर चार्ज कितना आ गया, +e। तो अब ये इस सिस्टम पर चार्ज कितना आ गया, +e आ गया, यानी +1 यूनिट का चार्ज मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर बच्चों यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन और हटा दूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको भी हटा दूं यहां से, भाई ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से हटा दिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या रह गया, 0। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया बाहर। फिर से मैं नेट चार्ज निकालता हूं, फिर से यहां पर क्या निकालते हैं, नेट चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो गया। स्टिल अभी भी 2 प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन अभी भी है, +2e। अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कितना चार्ज आ गया, +2e। आपने देखा अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो सिस्टम पर चार्ज आ गया +e। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, सिस्टम पर चार्ज आ गया +2e। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो सिस्टम पर चार्ज, यानी अब ये क्या आ गया, +2 यूनिट चार्ज आ गया। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, तो बॉडी पर या मैटर पर जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये जा रहे हैं कहीं, जाके चिपक रहे होंगे, या मैं इसी को बोल देता हूं, फिर से ही केस ले लेता हूं। अभी हमारे पास न्यूट्रल था एटम, जिसमें देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स एंड देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बच्चों में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आया, यानी एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां से एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर लेकर आ गए। जब अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो ये वाला नंबर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया यहां पर। ठीक है, तो ये मिलाकर कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 तो पहले ही थे इसके। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो 1 गया, ये बाहर से आया, 2 ये हो गया, 1 + 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं नेट चार्ज निकालता हूं यहां पर, नेट चार्ज। अब नेट चार्ज निकाले। ठीक है, न्यूट्रॉन तो अभी भी कितना है, 0। ठीक है, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 2e + 2e। अब इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 3, यानी कि -3e, ये हो गया, तो -e। अब क्या हो रहा है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन आया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया सिस्टम पर, नेगेटिव। तो ध्यान रखिए कि भाई अगर किसी सिस्टम से, किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जाएगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएंगे तो 2 यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, जहां ये पहुंचेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर आता है 1 यूनिट नेगेटिव। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन और ले आए। ठीक है, तो 1 यूनिट और बढ़ गया एडिशनल, तो 2 यूनिट नेगेटिव में हो गया। इन दिस वे, ठीक है, जो बॉडी है उस पर चार्ज या मैटर पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बच्चों यहां पर, और इसको हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम इसको इंडिकेट कर दें, ये बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड है।
देयर आर थ्री वेज, अभी इंडिकेट करेंगे, देयर आर थ्री वेज ऑफ चार्ज प्रोडक्शन, ठीक है। नंबर वन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो ये मोर और लेस हम ये पिक्चर यहाँ स्केच करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन क्या है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ सब्सिडियरी क्वेश्चंस यहाँ पर इंडिकेट करूं, कि पहले आप मुझे सोचकर बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन निकलने से सिस्टम का मास कम हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन निकलने से सिस्टम का मास कम हो जाएगा? डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। हम इसे ऐसे ना सोचें अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसका मास तो बड़ा कम है, उसका मास तो बड़ा कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखा जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो बहुत कम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। निकले या आए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बेटा जो इसका थ्योरेटिकल आंसर हमें इंडिकेट करना होगा, अगर कुछ बोर्ड में आया है सीबीएसई में, ठीक है, आपसे कहा कि पॉलिथीन है, पॉलिथीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए या पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए, रख दिए गए, तो उसके मास पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में भी मास है, आप जीरो थोड़ी कहेंगे, ठीक, थ्योरेटिकली इट हैज मास। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल, इट्स ओवरऑल मास डिक्रीजेस। अगर यहां की बात करें, व्हेन द मटेरियल गेन्स, व्हेन द सब्सटेंस गेन और बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो मास इंक्रीजेस। उसका मास क्या होगा बच्चों? मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि मास कब इंक्रीज कर रहा है और कब ये डिक्रीज करता है। दूसरी बात, बोर्ड एक जरूर पूछता है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ प्रोटॉन। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप इसे कॉपी करें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी is positive charge on a body produced by transference of proton। क्या किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के आने से होता है, प्रोटॉन ट्रांसफेरेंस से होता है? आपने देखा पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है? क्या प्रोटॉन के आने से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज? बच्चों, प्रोटॉन के आने से नहीं, प्रोटॉन तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है, न्यूक्लियस, ठीक है, रिमेन्स अनअफेक्टेड। चाहे यहां का केस हो या यहां का केस हो, न्यूक्लियस पे तो कोई चेंज आया नहीं है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। जो भी चेंज आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के जाने से पैदा होता है। यानी डेफिशिएंसी ऑफ number of electrons gives a positive charge to the body. It is not due to the incoming of the protons on the body. ठीक है, it indicates the deficiency of electrons. Electrons when electrons are being removed, ठीक है, तो body gains positive charge. और मान लो दूसरी body which gains the electron, जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी कैसे प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रॉन के यानी प्रोटॉन के ट्रांसफेरेंस से नहीं होती है, नॉट बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ट्रांसफर से नहीं होती है, तो किसके ट्रांसफर से होती है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीट या मेंस में, आईआईटी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ना भी मिले लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज बेटा गौर करेंगे क्वेश्चन पर, सपोज वी हैव अ बलून, ये एक इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, दिस balloon is given a positive charge or positive charge is produced on the surface of the balloon.
हाउ इट्स ओवरऑल डेंसिटी विल बी चेंज। क्या, यानी whenever a positive charge is given to the balloon, ठीक है, तो हाउ इट्स डेंसिटी बी अफेक्टेड, हाउ इट्स डेंसिटी, सोचिए थोड़ा, हाउ इट्स डेंसिटी बी अफेक्टेड, भाई इसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, हाउ इट्स डेंसिटी बी अफेक्टेड। इसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा बच्चों, देखो चलिए आंसर देखते हैं। देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मास पर क्या असर पड़ा है, अब यहां चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे बच्चों, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, तभी मास, यानी तभी इस पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे तभी यहां पर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और तभी इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब बेटा जब मास डिक्रीज होगा यहां पर, तो अब देखें, अब सिर्फ यही फैक्टर नहीं है मास का, एक वॉल्यूम को भी चेक कर ले। अब देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, एक दूसरे से रिपेल करेगा। बलून है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है, स्ट्रेचेबल मटेरियल रबर का है बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके इसका वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम और बढ़ गया, मास तो कम हो ही रहा है, वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर बच्चों में यही क्वेश्चन इसको चेंज करके कि भाई अगर ये बलून को मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं, बलून को क्या कर दूं मैं, नेगेटिव चार्ज, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू दिस बलून, तो हाउ इट्स डेंसिटी बी अफेक्टेड। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, अब क्या होगा कि भाई अब नेगेटिव चार्ज बलून को दे रहे हैं, तब क्या होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज देने से इसका मास क्या होगा, भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर रख देंगे, ठीक है, तभी तो इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है, तो इसका मास तो इंक्रीज होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बेटा मास तो यहां पे बढ़ गया, अब वॉल्यूम का क्या होगा, अगेन नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, अगेन वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अब सवाल यह है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, क्या डेंसिटी कांस्टेंट है, नो, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, जो मास में वेरिएशन है ये बहुत छोटा है, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो ये वैल्यू वॉल्यूम की बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो इसका मतलब अगेन डेंसिटी विल डिक्रीज, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है।